नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजधानी एक्सप्रेस में और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। उत्तराखंड में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने किया है तारीखों का ऐलान। 20 नवंबर को केदारनाथ में होगा उपचुनाव, 23 नवंबर को मतगणना। तो केदारनाथ में आचार संहिता हुई है लागू। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। केदारनाथ में 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। इसके साथ आपको बता दें कि आचार संहिता भी लागू हो गई है। ये सीट केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है, तो वहीं पर केदारनाथ सीट को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी की नजरें निगाहें टिकी हुई है इस सीट पर। लगातार तैयारियां जो है वो पहले से ही जारी थी। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर पहले ही किया गया। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, क्या कुछ तैयारियां हैं? तारीखों का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता भी लागू। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने 20 नवंबर की डेट दी है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के। 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। अभी शाम 5 बजे राज्य निर्वाचन आयोग की कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो सारी चीजें क्लियर करेंगे, जिसमें कितने मतदाता है, कितने पुरुष मतदाता है, कितने महिला मतदाता है। साथ साथ अभी तक की चूंकि पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, लेकिन फिलहाल तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 20 नवंबर को केदारनाथ चुनाव संपन्न किया जाएगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। क्योंकि पूर्व विधायक थे शैला रानी रावत, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और जो विधायक थे वो बीजेपी की विधायक थी। सीट खाली होने के बाद उपचुनाव होना था और अब की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। ठीक है अनुज, देखिए तारीखों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कैंडिडेट के नाम जो है वो सामने नहीं रखे गए हैं। कैंडिडेट के नामों की घोषणा नहीं की गई है। समय की अहमियत को देखते हुए कब तक घोषणा की जा सकती है और सियासी गलियारों में क्या कोई नामों को लेकर चर्चाएं? बिल्कुल, बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ सीट को लेकर के योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। सबसे ज्यादा जो योजनाएं संचालित हुई है, सबसे ज्यादा जो योजनाओं को सौगात दी गई है वो केदारनाथ को दी गई है। क्योंकि बाबा केदारनाथ हम भी वहाँ पे है, चारों धामों में एक धाम वहाँ पे ही मौजूद है और वहीं पे ही योजनाओं की सौगात दी गई है। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों को वहाँ पे जो है उतार दिया है। एक एक करके कोई चौपाल लगाएगा, कोई जनता से मिलेगा और उनके जो समस्या है उनको सुनेगा और उनका निराकरण करेगा। इसके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को भी 2 सीटें, मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट को कांग्रेस के पाले में गई थी। तो इस वजह से कांग्रेस की अब ऐसा कैंडिडेट जो केदारनाथ चुनाव को जीत करके लेकर अब दोनों ही पार्टियों की नाक बन गई है कि कम से कम दोनों ही पार्टियों में कौन ये जीत, क्योंकि बद्रीनाथ और जीतने के बाद कांग्रेस का कैंडिडेट और उससे भी पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं। ठीक है अनुज, देखिए ये तो हर पार्टी की कोशिश रहती है कि जिताऊ कैंडिडेट का नाम जो है वो सामने रखा जाए, उसे ही चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आसपास के लोगों से बातचीत होती होगी, तो समीकरण फिलहाल क्या बन रहे हैं? बिल्कुल आंचल, चूंकि केदारनाथ जब न्यूज इंडिया ने वहां के लोकल लोगों से बातचीत करी, वहां की जनता से बातचीत करी, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो विकास कराएगा, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो, जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे रोड बनवाना, जहाँ पे रोजगार रहे लोगों को रोजगार दिलवाना, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है लोगों को। जो पार्टी जो कैंडिडेट उन सुविधाओं को, चूंकि पहले वहां से उन्होंने जब वो विधायक अपने कार्यकाल में ऐसा नहीं किया जिससे वहां के लोगों को सुविधाएं मिले। देखिए अनुज, जनता का यही कहना होता है कि जो हमें सुविधाएं दे, जो हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को आगे तक पहुंचाए, हमारी समस्याओं का निदान करे, हम उसे चुनेंगे। लेकिन अब तक का कार्यकाल अगर देखिए तो बीजेपी ने केदारनाथ के लिए कई योजनाएं जो है वो लागू की है, धरातल पर कई योजनाओं को उतार भी दिया। तो क्या उन योजनाओं का फायदा उपचुनाव में बीजेपी को मिल सकता है? बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जितनी भी योजनाएं हैं, कल ही मुख्यमंत्री ने केदारनाथ के लिए पिटारा खोला योजनाओं, कई योजनाओं सौगात केदारनाथ विधानसभा में थी। पहले भी करीब 1-1.5 हफ्ते पहले भी मुख्यमंत्री ने पिटारा खोला था
जो कई सौ करोड़ की योजनाओं की शुभारंभ केदारनाथ में, तो कहा जा सकता है कि इसका फायदा जरूर बीजेपी को मिलेगा। लेकिन हालांकि देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस कौन सा कैंडिडेट वहां से खड़ा करती है। अगर कैंडिडेट ग्राउंड जीरो का जरूर है तो उसे तवज्जो जरूर मिलेगी, लेकिन अगर पैराशूट लाती है बीजेपी तो बीजेपी को काफी नुकसान भी हो सकता है उस सीट को लेकर के। जैसे मंगलौर में हुआ, मंगलौर में बीजेपी ने पैराशूट कैंडिडेट उतारा, इसी वजह से कांग्रेस का जो लोकल कैंडिडेट था उसकी जीत हुई। ऐसे ही अगर यानी कि चेहरा भी यहाँ पर मायने रखता है, कुल मिलाकर के ये समझा जा सकता है। चलिए अनुज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत ही चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड में थूक जिहाद को लेकर, जिस पर अब सरकार काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक्शन लिया जाएगा। देवभूमि में नहीं चलेगा कोई भी जिहाद। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर एक्शन में है सरकार। थूक जिहाद पर अध्यादेश लाने की तैयारी भी सरकार की तरफ से की जा रही है। न्यायिक गृह अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चेतावनी दी है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मसूरी में हुई थी थूक जिहाद की घटना, जो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। एक रेस्टोरेंट की घटना सामने आई थी, इसी के साथ एक चाय की घटना भी सामने आई थी, जहां पर एक चाय वाला चाय में थूक डाल करके कस्टमर्स को वो चाय पिलाता था। इसके अलावा रोटी का भी एक मामला सामने आया था कि रेस्टोरेंट में रोटी, देखिए वही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यही इसी का मैं जिक्र कर रही थी कि रोटी का एक मामला भी सामने आया था। आटे में थूक डाल करके रोटियां बनाई जाती थी और वो फिर कस्टमर को परोसी जाती थी। ये बहुत बड़ी खराबी है और शुद्ध खाना सभी को मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए, कोई बिना मिलावट के मिलना चाहिए। और थूक जिहाद जैसे जो जिस प्रकार से खाने को प्रदूषित करने का ये जो वीडियो आया है, ये बहुत ही खराब है। इससे केवल यही नहीं, पूरे देश दुनिया के अंदर इस प्रकार से लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मैंने कहा कि थूक जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसके लिए हमने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, उसमें सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में हमारे खाद्य विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग इसमें सख्ती से अभियान चलाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी न हो। कोई अध्यादेश की तैयारी सर? उस पर हम सभी पहलुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खराबी है और शुद्ध खाना सभी को मिलना चाहिए, शुद्ध मिलना चाहिए। तो देखिए अनुज अवस्थी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अनुज अवस्थी का रुख कर लेते हैं। अनुज, देखिए बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी अभी हमने सुनवाया, दर्शकों ने सुना कि क्या कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, लेकिन धरातल पर क्या की तैयारियां चल रही है। बयान तो दे दिया गया है, अभियान की तैयारियां चल रही है। फिलहाल अगर आप ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे, कितनी कामयाब होती हुई ये तैयारियां नजर आ रही है? बिल्कुल आंचल, एक हफ्ते पहले का मामला है कि राजधानी देहरादून के एक रेस्टोरेंट में थूक डाल करके एक कारीगर रोटियां बना रहा था, तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और रेस्टोरेंट के जो मालिक है और साथ ही साथ उस कारीगर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गिरफ्तार करके जांच पड़ताल के बाद उसको जेल भेज दिया गया। ऐसा ही मामला मसूरी में भी सामने आया, जहाँ पे एक टूरिस्ट वहां पे जाता है और वहां पे वो देखता है कि चाय की रेडी पे जहाँ पे वो चाय बना रहा होता है और साथ साथ बन मक्खन और मैगी की है, वहां पर वो चाय में थूक डाल करके जो है चाय को बना रहा है। ये वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद जो वायरल होता है, वायरल होने के बाद कई संगठन है वो सामने आते हैं। मतलब चाहे वो हिंदू बजरंग दल, तमाम जो संगठन है वो सामने आते हैं। एक्शन होने के बाद उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। महकमा पूरी तरीके से जांच को लेकर के पूरे उत्तराखंड में अलर्ट भी है। मुख्यमंत्री ने बोला कि कार्यवाही होगी। जो रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, खास तौर से राजधानी देहरादून, हरिद्वार, धर्मनगरी है, उधम सिंह नगर, नैनीताल, मसूरी, जो टूरिस्ट है वहाँ के जो ढाबे हैं, वहाँ के जो रेस्टोरेंट है, उनका सत्यापन किया जा रहा है कि कौन से लोग काम करते हैं, कौन लोग इस ढाबे चला रहे हैं, उन सभी लोगों को सत्यापन किया जाएगा। और साथ में घटना न होने पाए, चूंकि मुख्यमंत्री साथ बोल रहे हैं कि शुद्ध खाना मिलना चाहिए लोगों को, पानी मिलना चाहिए, जहाँ पे आप जाते हैं। देखिए अनुज, कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि है, आस्था का केंद्र है, लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, पर्यटक आते हैं, तमाम चीजों का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। लेकिन जो अध्यादेश लाने की तैयारी है, एग्जैक्टली उस अध्यादेश में क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, जिस तरीके से यूसीसी जब लागू होने वाला है, क्योंकि
अभी भी कमेटी है, कमेटी में डिस्कशन चल रहा है कि कुछ नियम को हटाया गया है, कुछ उसमें संशोधन किया गया है। और राज्य स्थापना दिवस, चूंकि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है, तो उस दिन यूसीसी लागू हो सकता है। ऐसे संकेत सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार मिल रहे हैं कि 9 नवंबर को यूसीसी लागू कर सकते हैं। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस है, उस तरीके के जो लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, साथ ही साथ इस तरीके जहाँ पे लोगों का सत्यापन है, जो बाहरी लोग हैं उनका सत्यापन है, पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाएगा। कई ऐसे इवेंट है जिनको लागू किया जाएगा, जो चाहे वो होटल चला रहा है, चाहे वो ऐप चला रहा है, बाहर से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों का सत्यापन जरूरी है। सब जो दुकानें हैं उन दुकानों नाम लिख करके और नेम प्लेट जरूर लगा, किस दुकान से आप सामान ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किस दुकान से आप कुछ चीज खरीद रहे हैं, इन तमाम चीजों का सत्यापन करके आ जाएगा। साथ ही साथ सरकार एक और कर रही है, जो खाने के रेट्स है उन रेटों की एक मैनुअल लिस्ट बाहर तरफ रेस्टोरेंट के बाहर, ढाबे के बाहर लगाई जाएगी। कोई भी खाने में कई लोग कई पैसे वसूल करते हैं, तो वो ज्यादा पैसे ना वसूल पाए, ग्राहकों को परेशानी ना हो। तो तमाम चीजें लागू करी जाएंगी और जाहिर सी बात तरीके से संकेत मिल रहा है कि 9 नवंबर को ठीक है। देखिए अनुज, ये भी जानकारी मिल रही है कि तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ भी चर्चा की जाएगी। कब ये चर्चा होगी, चर्चा में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, इसे लेकर के सोर्सेज के हवाले से कोई जानकारी मिल पा रही है? साथ ही एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड का पड़ोसी देश, उत्तराखंड का पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक फैसला जो है वो लेने की तैयारी की जा रही है कि रेस्टोरेंट के बाहर या फिर जो भी स्टॉल्स है, स्ट्रीट फूड है, सबके बाहर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। क्या ऐसा कुछ उत्तराखंड में भी होने वाला है? बिल्कुल, धामी सरकार, चूंकि धाकड़ धामी फैसलों से ही जाने जाते हैं, और अखाड़ा परिषद के महंत महेंद्र ने भी इस बात को जोर दिया है कि कुंभ हो या हरिद्वार की जितने भी दुकानें हैं, धर्म नगरी हरिद्वार हो या तीर्थ नगरी ऋषिकेश हो, दुकानें जहाँ भी तीर्थ नगरी है या जहाँ टूरिस्ट स्थल है, वहाँ की जो दुकानें हैं वो अपना सत्यापन होना चाहिए, और सत्यापन होने के बाद नेम प्लेट जरूर लगानी चाहिए कि क्या ये किसकी दुकान है। तो इस नेम प्लेट को लेकर विपक्ष की तरफ से मुद्दा अक्सर बनाया जाता है, नेम प्लेट को लेकर के विपक्ष की तरफ से अक्सर मुद्दा बनाया जाता है और आस्था से जोड़कर देखने लगते हैं। तो क्या फिलहाल उत्तराखंड में विपक्ष की तरफ से इस अध्यादेश को लेकर या फिर धामी सरकार जो तैयारियां कर रही है, जिस तरीके से ये वायरल वीडियो आ रहे हैं सामने, इन्हें लेकर के जो धामी सरकार तैयारियां कर रही है, जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी है, विपक्ष का क्या कुछ कहना है? विपक्ष साथ है या फिर विरोध कर रहा है? बिल्कुल, चूंकि एक हफ्ते पहले जब ये मामला आया हुआ था तो उस समय विपक्ष ने भी इसका पुरजोर विरोध जरूर किया था, क्योंकि विपक्ष हो या पक्ष हो, अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो अगर आपको सही खाना नहीं मिलता है तो वो सबसे बड़ी शर्म की बात है। चूंकि इस तरीके के मामले देवभूमि में कभी नहीं आए, लेकिन इस तरीके के मामले अब पहली बार देवभूमि में आ रहे हैं, तब विपक्ष सरकार का समर्थन कर रहा है कि इस तरीके के होने चाहिए, इस तरीके की चीज होने चाहिए। जो बाहर के लोग काम कारीगर काम कर रहे हैं, इस तरीके के मिलावटी खाने अगर दे रहे हैं, खाने मिलावट गलत है, ये लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है और हम ये इसमें सरकार। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय हल्द्वानी दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी को इन 2 दिनों में बड़ी सौगात देने वाले 18 योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। 172 करोड़ की योजनाओं की नैनीताल को भी सौगात दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 172 करोड़ की 18 योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें कि बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी शामिल है। इसके अलावा कैंसर अस्पताल के कार्यों का शुभारंभ और हल्द्वानी शहर के मिनी स्टेडियम का लोकार्पण। इसी के अलावा सिटी फॉरेस्ट समेत कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया और संबोधन में अपने कहा कि नैनीताल में पार्किंग की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी, यानी कि पार्किंग से जुड़ी हुई भी कई योजनाओं का लोकार्पण जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है। मैं राज्य के विकास के लिए हमेशा विभिन्न योजनाओं की घोषणा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। स्मार्ट सिटी बहुत अच्छी होगी, ये राज्य के युवाओं के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा।
इस प्रकार से लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है, इसलिए मैंने कहा कि थूक जिहाद हो या लैंड जिहाद हो, वो देवभूमि में तो कतई भी इसको वो नहीं हो सकता, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसके लिए हमने आज अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, उसमें सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में हमारे खाद्य विभाग के लोग, अन्य विभागों के लोग इसमें सख्ती से अभियान चलाएंगे कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी न हो। कोई अध्यादेश की तैयारी सर? मैं आप सब लोग भली भांति समझते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश के साथ भी बात करी, उन्होंने भी हमको इसके लिए स्वीकृति प्रदान की। इतना ही नहीं, उन्होंने जो हमारे 2 राज्यों के चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शहरी विकास मंत्री ने की है बैठक। मीटिंग में पीएम आवास योजना पर चर्चा हुई है। विधानसभा के सभागार में ये बैठक हुई है। मीटिंग में कई मंत्री अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। देहरादून में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ विधानसभा के सभागार में बैठक की है। उन्होंने बताया कि कुछ कारणों के चलते योजना में रुकावट आ रही थी, जिसके बाद मार्च 2022 में इसको फिर से शुरू किया गया है। साथ ही उन्होंने आंकड़ों का भी जिक्र किया और कुछ आंकड़े प्रेजेंट किए हैं। आंकड़ों को प्रेजेंट करते हुए बताया कि बीएलसी के माध्यम से 36 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है, जिसमें से करीब 25,972 स्वीकृति आवास में से लगभग 12,148 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 11,962 आवास वर्तमान में निर्माणाधीन है। आवास योजना शहरी के जो मेरे उत्तराखंड में काम चल रहा था उसके बारे में हम लोगों ने आज बातचीत की है। और आप जानते हैं कि हमारी जो योजना बहुत पहले से स्वीकृत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम इसको शुरू नहीं कर पाए थे। और मार्च 2022 के बाद वो काम भी शुरू हुआ और आज वो प्रगति पे। हमारे यहाँ जो बीएलसी योजना है, जिसमें 36 परियोजना हमारी चल रही थी और उसमें कुल हमारे स्वीकृत आवास थे 25,972, जिसमें 12,144 पूरे हो गए और 11,962 अभी प्रगति पे। ऐसी एएचपी जिसकी 20 परियोजनाएं हमारे यहाँ इस टाइम संचालित है। आप ये कह सकते हैं इसमें कि 15,960 इसमें आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें 14,248 हमारे निर्माणाधीन है और 1,696 पूरे हो गए। देहरादून में आसन रामसर साइट पर प्रवासी पक्षियों की संख्या अब बढ़ने लगी है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ही विदेशी मेहमान इस खूबसूरत झील में उतरना शुरू कर चुके हैं, जिससे कि यहां पक्षियों की कलरव सुनाई देने लगी है। आपको बता दें कि वन विभाग, पक्षी विशेषज्ञ और पक्षी प्रेमियों में इस संदर्भ में उत्साह का माहौल है। ये विदेशी पक्षी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट बर्ड वाचिंग डेस्टिनेशंस हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है काफ़ी मात्रा में सैलानी पक्षी का आवागमन शुरू हो गया है। अक्टूबर प्रथम सप्ताह से जो है प्रवासी पक्षियों का आवागमन हो जाता है और अभी कुछ रूडी शेल्डक और जो अन्य इस तरह के जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आना शुरू कर दिया है। और असम कंजर्वेशन रिजर्व के लिए काफ़ी सारे इको रेस्टोरेशन वर्क्स का प्लानिंग की गई है और ताकि जो है प्रवासी पक्षियों के लिए अच्छा आवास स्थल मिले और इनकी सुरक्षा और इको पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।